जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम अपने 7वें पाठ भूरा पत्थर के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और अभ्यास प्रश्न के हमने भाषा से के अंतर्गत अपना पहला प्रश्न किया था, जो कि इसका संबंध व्याकरण से है। हमने इसमें प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए थे। तो इसमें क्या था? सुरक्षा से सुरक्षित। तो प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो इसमें हमने इत प्रत्यय लगाया था। तो हमने किया था सुरक्षा से सुरक्षित, अंकन से अंकित, पीड़ा से पीड़ित, आकर्षण से आकर्षित, मोह से मोहित और प्रदूषण से प्रदूषित। तो इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि ये प्रत्यय क्या होते हैं। और हमने इत जो प्रत्यय लगाया उससे जो शब्द बना वो विशेषण था। तो हमने कौन कौन से लिखा है इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। पाठ हमारा 7वां ही है, भूरा पत्थर। अभ्यास प्रश्न का भाषा से के अंतर्गत आ रहा है। इसके पहले प्रश्न में हमने इत प्रत्यय लगाया था। कौन सा किया था? इत प्रत्यय। इत प्रत्यय। और प्रत्यय के बारे में आपको मैंने परिभाषा बताई थी, आपको याद होगी। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो प्रत्यय हमने कर दिया। जो आगे जुड़ते हैं बच्चों उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इत प्रत्यय से जुड़ने वाले शब्द बनाएंगे। हम पहला शब्द दिया है सुरक्षा। सुरक्षा से बनने वाला शब्द है इत। इसमें ई एक स्वर है तो मात्रा के रूप में लगेगी और त व्यंजन है, यह ऐसे ही रहेगा। तो सुरक्षा से बना सुरक्षित। सुरक्षित। उसी तरह दूसरा शब्द है अंकन। अंकन से बना है अंकित। तो हमने यहां देखा ई की मात्रा लग रही है और त वर्ण लग रहा है। ठीक उसी तरह अंकन में भी छोटी ई की मात्रा लग रही है और त व्यंजन लिखा जा रहा है। हमारा तीसरा शब्द था पीड़ा। पीड़ा का अर्थ होता है बच्चों कष्ट या दर्द। और पीड़ित जिसको कष्ट या दर्द होता है। पीड़ित किसे बोलते हैं? जिसे कष्ट या दर्द होता है। पीड़ा जिसे कष्ट या दर्द को पीड़ा कहते हैं। उसी तरह पीड़ा का पीड़ित। अगला शब्द है हमारा आकर्षण। आकर्षण। आकर्षण से बना आकर्षित। 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 उसी तरह मोह से मोहित,
मोहित, ह में छोटी ई की मात्रा और त व्यंजन त, और अंतिम है प्रदूषण, प्रदूषण से बना प्रदूषित। तो हमने इत प्रत्यय लगाकर शब्दों की रचना की। तो ये सारे शब्द इत प्रत्यय लगाकर, अब आपको पता चल गया प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश या शब्द का भाग, जो किसी शब्द के पीछे लगकर या पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। सुरक्षा से सुरक्षित, अंकन से अंकित, पीड़ा से पीड़ित, आकर्षण से आकर्षित, मोह से मोहित, प्रदूषण से प्रदूषित। अब हम अपने दूसरे ख भाग पे चलते हैं। ये है पूर्वक, और ये भी एक तरह से प्रत्यय है। ये दो शब्द मिला के बने हैं पूर्वक, जैसे ध्यान जमा पूर्वक ध्यानपूर्वक, शांति जमा पूर्वक शांतिपूर्वक, सावधानी जमा पूर्वक सावधानीपूर्वक, प्रसन्नता जमा पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक। तो ये शब्दों पे बच्चा जरा ध्यान दो। ध्यान ये है भाववाचक संज्ञा, ध्यान, शांति, सावधानी, प्रसन्नता। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वो संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, दोष, गुण, भाव का हमें पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमने पूर्वक जोड़ा है, इनके पीछे हमने क्या जोड़ा है? पूर्वक, और इससे एक नया शब्द बनता है, जैसे ध्यान जमा पूर्वक ध्यानपूर्वक। और यह क्रिया विशेषण, ये किसी क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे जो कछुआ संज्ञा हो गया, चलता है क्रिया है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है कि कछुए का गुण क्या है। इसमें गुण की बात करेंगे धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण। तो पूर्वक लग के जो शब्द बन रहे हैं वो सब क्रिया विशेषण, और हमको इनके वाक्य बनाने हैं। तो पहले शब्द की तो रचना कर ले। ये हमारा क भाग हो गया। हम अपने ख भाग पे चलते हैं। ध्यान जमा पूर्वक, ये बना ध्यानपूर्वक। फिर से ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ध्यान एक भाववाचक संज्ञा है। आपको संज्ञा के बारे में मैंने बताया था, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में अब जैसे कि पूरी, किसी जगह का स्थान, किसी व्यक्ति का नाम, वह भी व्यक्तिवाचक में होगा। किसी जगह का नाम, किसी नदी का नाम, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में जैसे जानवर, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पक्षी, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अब आ जाते हैं ध्यान। ये सब भाव होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण हो, दोष हो, अवस्था हो, अवस्था भी भाववाचक संज्ञा में ही आता है। और भाव, ये सब भाववाचक संज्ञा के ही भाग। तो जो भाववाचक संज्ञा
में हमने पूर्वक जोड़ा तो ये क्रिया विशेषण हो। इसके हम वाक्य आपको अभी लिखवाएंगे। पहले शब्दों की रचना कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसे वाक्य में भी प्रयोग करना है। शांति, शांति जमा पूर्वक, शांतिपूर्वक। उसी तरह अगला शब्द है सावधानी, जमा पूर्वक, सावधानी पूर्वक। अब चलते हैं प्रसन्नता जमा पूर्वक, ये बना प्रसन्नता पूर्वक। तो बच्चों एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेते हैं। ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शांति जमा पूर्वक, शांति पूर्वक, सावधानी जमा पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रसन्नता जमा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। ये सब शब्द ध्यान, शांति, सावधानी, प्रसन्नता, ये भाववाचक संज्ञा है और जब ये पूर्वक के साथ जुड़ता है तो ये क्रिया विशेषण बनते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं इसमें? ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, सावधानीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक। हमें इस प्रश्न में दे रखा है कि भाववाचक संज्ञा में पूर्वक लगाने से ये शब्द क्रिया विशेषण बन गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करो। हमें इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसे हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि स्थान नहीं दिया हुआ वाक्य बनाने के लिए। तो हम इन सब का वाक्य बनाएंगे, इनका क्रिया विशेषण वाले शब्द। ये हमारे ये दूसरा प्रश्न इसी का भाग है। सबसे पहले हमने शब्द की रचना कर दी, क्रिया विशेषण शब्दों की रचना कर दी, अब हमें इनके वाक्य बनाने। तो शुरू करते हैं हम। पहले इसको मिटा दें। हमारा पहला शब्द है बच्चों ध्यानपूर्वक। पहला शब्द है ध्यानपूर्वक। इसका हम वाक्य बनाएंगे। प्रश्न 2 का ही भाग है। शब्द है ध्यानपूर्वक। तो इसमें क्रिया की विशेषता बतानी है। जैसे रवि ध्यानपूर्वक लिखता है, तो लिखना एक क्रिया है। तो रवि कैसे लिख रहा है? ध्यानपूर्वक, ध्यान से लिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण। तो हमारा वाक्य है, शब्द ए है, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते समय इसका ध्यान रखते हैं कि यह क्रिया की विशेषता बतलाए। रवि ध्यानपूर्वक
लिखता है। इस वाक्य में हमने जो ध्यानपूर्वक लिखा है, बच्चों इस वाक्य में जो हमने ध्यानपूर्वक लिखा है वह क्रिया विशेषण। अगला शब्द है हमारा शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक ये पहला शब्द था। दूसरा शब्द है हमारा शांति पूर्वक। इसका वाक्य बनाते हैं। भगवान बुद्ध शांति पूर्वक जीवन जीते थे। वो अहिंसा का पालन करते थे और शांति पूर्वक जीवन जीते। तो लिखेंगे महात्मा बुद्ध भी लिख सकते हैं, लिखते हैं महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध शांति पूर्वक जीवन जीते थे। पूर्ण विराम। तो शांति पूर्वक यहाँ पे जीवन जीना एक क्रिया है, जैसे यहाँ लिखता है एक क्रिया है, तो यहाँ पे भी जीवन जीते थे एक क्रिया है। अब हमारा तीसरा वाक्य है सावधानी पूर्वक। इसका भी हमें क्रिया विशेषण ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें सावधानी पूर्वक क्रिया विशेषण का काम करे, क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण क्या है? वो शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारा तीसरा शब्द है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक इसका हमें वाक्य बनाना है। सावधानी पूर्वक हमें सड़क सावधानी पूर्वक पार करनी चाहिए। सावधानी पूर्वक तो पार करना एक क्रिया है। हमें सड़क सावधानी पूर्वक पार करनी चाहिए। पार करना चाहिए। सावधानी पूर्वक क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है? पार करना, सड़क पार करना या पार करना क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है कि सावधानी पूर्वक, ध्यान से, सावधान होके पार करना चाहिए। इसीलिए सावधानी पूर्वक यहाँ क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। हमारा अगला है वाक्य प्रसन्नतापूर्वक। प्रसन्नतापूर्वक चौथा वाक्य है प्रसन्नता पूर्वक। खुशी खुशी, आम भाषा में हम लोग कहते हैं खुशी खुशी, प्रसन्न होके। हमें हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रसन्नता पूर्वक, किसी भी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक। हमें सदा
सदा प्रसन्नतापूर्वक हमें सदा प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। तो यहाँ रहना चाहिए क्रिया है और क्रिया की विशेषता है प्रसन्नता। कैसे रहना चाहिए? प्रसन्नतापूर्वक। तो बच्चों, हमने अपना पहला प्रश्न कर लिया। फिर से आपको एक बार बता दें, पहले प्रश्न में हमने क्या किया? हमने इत प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की। उसके बाद हमने पूर्वक जोड़ करके नए शब्द की रचना की और पूर्वक लगा के हमने क्रिया विशेषण शब्द बनाए और इन्हीं क्रिया शब्द विशेषण का हमने वाक्यों में भी प्रयोग किया, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा भी है कि हमें इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। अब हम चलते हैं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्ण दे रखे हैं, वर्णों से शब्दों का निर्माण, वर्णों से शब्दों का निर्माण करना है। तो हम अपने तीसरे प्रश्न पे चल रहे हैं बच्चों। हमारा तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्ण दे रखे हैं, हमें उनको जोड़ के शब्द बनाने हैं। तो करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। वर्णों को जोड़कर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। शब्द बनाओ, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो हमें कौन कौन से वर्ण दे रखे हैं? पहले में पहला भाग देखते हैं। वर्णों की क्या परिभाषा बतानी पड़ेगी? वर्ण हमें दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। एक स्वर कहलाते हैं और दूसरा व्यंजन। इसमें हमें इन दोनों शब्दों को दिया हुआ है और हम ये भी जानते हैं, एक और चीज बताते हैं, वर्ण तो स्वर और व्यंजन होते ही हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वर है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसके बोलने में हमें किसी की सहायता या मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन जो है हम वो स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं। व्यंजन हम स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं। तो हम पहले वर्णों को लिख लेते हैं। अब इसमें जब हम वर्ण बात कर रहे हैं तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलेंगे। और व्यंजन जब भी हम लिखेंगे तो उनके नीचे हल का निशान होगा और वह स्वर की सहायता से ही बोला जाए। हल का निशान मतलब वह आधा है और उसको पूरा करने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। तो पहला करते हैं, बीच में आपको मैं बताता भी जाऊंगा। पहला है झ, लेकिन ये हल का निशान लगा है, इसका मतलब है झ व्यंजन है बच्चों। ये झ व्यंजन है, इसके अंदर कोई स्वर का हमने अभी प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इसको हल का निशान लगाया जाता है। इससे हमें पता चले
कि ये जो है व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन को हमेशा हल के निशान के साथ ही लिखा जाता है। अगला है जमा। ये जोड़ने के लिए हम इसको धन बोलते हैं या जमा बोलते हैं, जिसे आप प्लस का साइन बोलते हो या साइन ऑफ एडिशन बोलते हो। इसको हिंदी में जमा बोला जाता है या धन बोला जाता है। दोनों का एक ही अर्थ होता है। झ अब मात्रा है किसकी? ओ। ए स्वर है ओ और बिंदी लगा है तो ओ। उसके बाद एक क व्यंजन है, हल का निशान है, तो ये शुद्ध क व्यंजन है, इसमें कोई मात्रा अभी नहीं जुड़ी हुई। और उसके बाद आ की मात्रा। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। ये है झ व्यंजन, जिसके नीचे हल, व्यंजन के नीचे हम हल क्यों लगा के रखते हैं? क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों के सहायता से नहीं बोले जाते हैं। अगर हम ऐसे हल लगाते हैं तो इसका मतलब है शुद्ध व्यंजन लिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम शुद्ध व्यंजन लिख रहे हैं। अगर हम ऐसे झ लिख देंगे तो इसमें तो अ मिला हुआ है। इसमें क्या है बच्चों? अ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या है? झ है और अ है। इस झ में अ भी छुपा हुआ है, क्योंकि हम बोल रहे हैं। जरा इसके उच्चारण पे ध्यान देना। झ क, हमें अ की आवाज, जो स्वर होता है उसकी आवाज आ रही है। तो शुद्ध व्यंजन जब हमें लिखना होता है तो हम केवल झ लिखते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो इसमें हमें स्वर भी मिला हुआ है। इसको बड़े ध्यान से देखना है। अगर हम ये झ लिख रहे हैं, इसका अर्थ है इसमें क जो एक स्वर है वो मिला हुआ। तो हम समझ गए कि झ है, झ हलंत जमा क मिला के बना। यहाँ झ किससे बना है? झ हलंत जमा क। जैसे अब हम इसको करके दिखाते हैं। इसका हमने लिखा झ में ओ की मात्रा, ओ, झू। ये हमने इसका लिखा झू। अब है क में आ की मात्रा। ये क व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन क है, और इसमें किसकी मात्रा है? आ की। तो हम लिखेंगे आ। क में आ की मात्रा। ये बना झोंका। अच्छा, ये क्या बना? झोंका। तो ये है, हमें वर्णों को जोड़ के लिखना है। यहाँ वर्णों में स्वर भी है और व्यंजन भी है। हम ये भी जानते हैं स्वर जो हैं वो अकेले बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जो व्यंजन है, अगर एक तरह से देखा जाए, उसमें अ की मात्रा छुपी होती है, चाहे कोई भी हो। जैसे क भी हम लिखते हैं। अगर हम क भी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क में क्या है? क हलंत अ स्वर इसमें छुपा हुआ है। चाहे ख हो, ख में भी यही बात है। ख हलंत जमा अ। तो अधिकतर जो अ स्वर है सभी व्यंजनों में छुपा होता है। लेकिन अब हम शुद्ध रूप में अगर व्यंजन लिखेंगे तो उसमें हल का निशान लगाएंगे। ये हल का निशान हमने लगाया है, तो इसका ध्यान देना है। तो इसीलिए झ हलंत जमा ओ जमा क हलंत जमा आ, इस शब्द की रचना किया। नए शब्द का झोंका। ये क्या मिला के बना? झोंका, हवा का झोंका। तो इसको आप जरा दूसरे प्रश्न को देखिएगा, ख और ग को देखिएगा। हम इसको कल करेंगे। तो आज के लिए बच्चों वर्णों को जोड़कर तक आपको
कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। शेष जो प्रश्न है उसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।